हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे गुज़िश्ता रोज़ जो कौमी असम्बली के अंदर, माफ़ करिएगा, जो मुश्तरका पार्लियामेंट्री इजलास था उसके अंदर जो कानून साजी हुई उसके ऊपर अपोजिशन का जो शदीद रद्द अमल आया है और उनकी जो मुमकिना हिकमत अमली हो सकती है। 17 नवंबर को जो मुश्तरका पार्लियामेंट्री इजलास हुआ उसके दौरान PTI हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग समेत 30 और जो बिल्स थे वो ऐवान से पास करवा लिए और ये जो फैसला हुआ या ये जो बिल्स पास हुए उनके ऊपर जो शोर मचा वो अब तक उस पर बहस जारी है। अपोजिशन ने हुकूमत पर कानून साजी के अमल को यकतरफा बनाने और उसको बुलडोज करने का इल्ज़ाम लगाया है और अपोजिशन की तरफ से बार बार ये ऐलान सामने आ रहा है कि वो जो बिल्स गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में पास हुए उनको अदालत में चैलेंज करेंगे। इसके साथ साथ अपोजिशन रहनुमा जो हैं वो ये बात कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं कि ये जो इलेक्टोरल सिस्टम के हवाले से बिल्स गुज़िश्ता रोज़ मंजूर हुए हैं, इनके ज़रिए जो अगला इलेक्शन है 2023 में उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्शन को चोरी करने के लिए। अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि जो PTI है उसने इसीलिए इतनी तेज़ी में ये बिल्स पास किए हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगला इलेक्शन फ्री और फेयर हो। अपोजिशन की जो दोनों बड़ी जमातें हैं, नवाज़ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अब ये लग रहा है कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया है और इत्तफाक से किया है कि अदालत से इन बिल्स को चैलेंज किया जाएगा। और ये ऐलान जो है ये एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दोनों जमातें पार्लियामेंट के अंदर भी करीब होती हुई नज़र आ रही हैं और जो PDM से अलहदगी के बाद तलखी इनके दरमियान पैदा हुई थी वो कम होती हुई नज़र आ रही है। मीडिया पे भी ये तबसरे हो रहे हैं कि दोनों जमातें अब इतनी करीब आ चुकी हैं कि सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव भी हो सकता है और उसके हवाले से प्लानिंग हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है और सारे मामले के ऊपर, ख़ास तौर पे जो बिल्स गुज़िश्ता रोज़ पास हुए, इनके ऊपर क्या हिकमत अमली बना सकती है, इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर। वेलकम टू द शो शहरी साहिबा। शहरी साहिबा, सबसे पहले तो जी ये बताइएगा कि अब जो गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास हुआ उसके ऊपर नंबर्स के ऊपर भी काफ़ी बहस चल रही थी, मगर रात को ऑब्वियसली अपोजिशन रहनुमा जो थे वो मुख्तलिफ TV शोज़ में आए तो लगा कि जैसे इत्तफाक नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि नंबर्स जो हैं हुकूमत के हक़ में नहीं थे, कुछ कह रहे थे कि नहीं, जो वोटिंग है वो ठीक हो गई, उनके नंबर्स बड़े थे, ज़्यादा थे। तो आपने इस सारे मामले को कैसे देखा और कुछ पिक्चर क्लियर हुई है कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद द नंबर्स? जी, शुक्रिया आरिफा, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है और ये मुद्दा आज भी ज़ेर बहस था। हम जो आपस में गैर रस्मी तौर पर बातचीत कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, अब ज़ूम मीटिंग या स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग तो हमारी कल या परसों होनी होगी। बहुत सारी बातें इसमें डिस्कस भी करनी हैं और कुछ बुनियादी फैसले भी करने हैं और इसमें आपने जो काउंटिंग की बात की ना, ये बहुत अहम है। नंबर्स इसलिए नहीं बैठ रहे किसी तरफ, और ये कभी होता नहीं है। नंबर्स नंबर्स होते हैं और गिनती गिनती होती है पार्लियामान में। मैंने 20 साल में पार्लियामान में MNA रह चुकी हूँ, सेनेटर रह चुकी हूँ। ना इतने सार्जेंट ऑफ आर्म्स देखे हैं 20-20, 25-25 सामने खड़े हुए। मार्शल लॉ के टाइम में, मुशर्रफ के टाइम में मैंने ऐसा नहीं देखा कभी असेंबली में समा, और ना मैंने ये देखा है कि हमने कभी गिनती पर अभाम हो। पार्लियामान की गिनती सैक्रोसैंक्ट होती है जी, बिल्कुल इसका तहफ़्फ़ुज़ होता है रूल्स में और आइन में हर जगह। तो ये जो कल वहाँ अफरा-तफरी का एक समा था और जिस तरह स्पीकर कंडक्ट कर रहा था वो भी बहुत ही मेरे लिए हैरानकुन था और अफ़सोसनाक अमर, क्योंकि जब काउंटिंग एकदम अमेंडमेंट शुरू हो गए, हाउस बिजनेस में उन्होंने कहा था कि फला फला 2-3 घंटे तकरीरें होंगी,
इस पूरे बुनियादी मामले पर। और उसके बाद अमेंडमेंट्स जो हमने बहुत पहले से डाले हुए थे, तो उन पर सही। बात वोटिंग और तकारीर होंगी, जिसे इंटरवेंशन कहते हैं अमेंडमेंट पे। मगर उन्होंने दो तीन तकरीरों के, दो बल्कि तकरीरों के बाद बस शुरू कर दिया, और एवरीबॉडी वाज, सब लोग शॉक में थे कि ये हो क्या रहा है। और उसके बाद जो अफरा तफरी हुई है, उसमें उन्होंने गिनती करने के वक्त हाउस को ऑर्डर में नहीं लिया। ना वो ले सक रहे थे, ना उन्होंने लिया। इस सूरत हाल में गिनती होती नहीं है कि सामने के मेंबर्स पीछे हो गए, पीछे के मेंबर्स सामने हो गए। तो हम जो पुराने पार्लियामेंटेरियंस थे और इस पूरे मंजर को बिल्कुल है शौक से देख रहे थे। हमने कहा कि देखिए, आप में मुस्तकिल हम लोग डायस पे जा रहे थे कि ये आप करें, वो कॉर्डन सार्जेंट एट आर्म्स का हटा के देखिए, हमें बात करनी है आपसे। इस तरह ना करें कि ये पार्लिमानी प्रोसीडिंग्स भी इन क्वेश्चन आ जाए सारी जिंदगी के लिए, और तारीख में ये रकम हो जाए कि ये बिल्कुल इसमें इधर भी ओपन धांधली हुई थी। तो हमने उनसे कहा कि फिर आप डिवीजन करें। बहुत सारे सजेशंस आए, क्योंकि ही वाज जस्ट डूइंग, वो जिस तरह कंडक्ट कर रहे थे जी, सॉरी टू से, ये तो मेला भी इस तरह कंडक्ट नहीं होता है, कुछ कोई चीज इस तरह कंडक्ट नहीं होती। और उनकी जानिबदारी बहुत ही अफसोसनाक मुझे लगी कि इतना तो आप एक तरफ नहीं हो जाते। और बस उन्होंने बुलडोज सही। कर किया। काउंटिंग तो फिर इस सूरत हाल में आप डिवीजन करते हैं, जो उन्होंने नहीं कराई। जी। सात जी, मेंबर्स वो तो जाते हैं। कुछ मतलब कि अभी कुछ सी के सारा शोर था और आईज और नोज और आप लोग डिवाइड हो गए थे, बट उसमें कुछ नजर नहीं आया कि प्रॉपर काउंटिंग हुई। बट शेरी साहबा, ये बताइएगा कि ये दिस सीम्स टू बी, इसको जैसे हम कह सकते हैं ना, मवाजना कर सकते हैं, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो इलेक्शन था सेनेट चेयरमैन के लिए, कि अब यहाँ आप लोग क्या सोचेंगे आफ्टर दैट एक्सपीरियंस कि इसको भी चैलेंज किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत की तरफ से फौरन ये मौक़िफ़ सामने आएगा कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते। सो ये इशू अब मतलब कि यहीं ख़त्म हो जाएगा? नहीं, देखिए, प्रोसीडिंग्स को आप चैलेंज, प्रोसीडिंग्स पर तो एक जाहिर है सवालिया निशान उठ जाता है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले हो चुका है। लेकिन बातें जो चैलेंज होंगी वो सिर्फ एक नहीं होंगी। वो देखिए, पहले तो कभी पाकिस्तान में इलेक्शन, किसी भी इलेक्शन, कोई भी जितना भी मुतनाज़ा हुआ हो, वो एक पोलराइज्ड इलेक्शन लॉ के बुनियाद पर नहीं हुआ। जो इलेक्शन लॉ पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज सारी तस्लीम नहीं करती या अपनी शराकत उसमें नहीं मानती, उस जामे लॉ में, कानून में, तो वो कानून साजी भी और उसका जो अमली तौर पर बाद में इसको अमली जामा रूल्स बनाए जाते, उस पर इलेक्शन नहीं हुआ है कभी। हमेशा जो अब पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है, बाद में चैलेंज होना हो, वो एक ऐसे लॉ पे हुआ है जिसमें सारी पार्टीज की ना सिर्फ शराकत जारी हो, लेकिन हामी हो। और कब इसीलिए 2017 वाला जो लॉ था, अगेन उसमें बहुत सारी तरामीम ला सकते हैं, लेकिन वो साल भर प्रोसेस चला था, फिर एक लॉ निकला। इस तरह जो ये करने जा रहे हैं, एक मुतनाज़ा कानून और तरीक़ेकार के ज़रिए, तो ये इलेक्शन तो किसी को ना मंजूर होगा, ना एक्सेप्टेबल होगा। बज़ाते खुद ये मुल्क को डिवाइड करेगा और मुश्किल हालात में डाल देगा। एक और भी मसलन एक और चीज़, इलेक्शन कमीशन से इन्होंने इलेक्टोरल रोल्स हटा दिए, और नादरा नादरा देखिए, एक हुकूमत का इदारा है, एक डिपार्टमेंट है हुकूमत का, और उन पर वो बिल्कुल किसी सूरत में नहीं हैंडल कर सकते, ना उनको का कोई हक है वोटर लिस्टें बनाने का। अब वोटर लिस्टें इलेक्शन कमीशन बनाता है, वो एक आईनी इदारा है, और उसकी जानिबदारी इस तरह नहीं होती कि वो हुकूमत का एक डिपार्टमेंट होता है। अगर जिस तरह अगर वो बिहेव ऐसा करें, तो फिर उनको, उन पर उंगली उठती है, ट्राइब्यूनल्स में जाते हैं। और आपने तारीख तो देखी है पाकिस्तान के इलेक्शन और उनकी, उन पर जो सवाल उठे, ये जो इस वक्त जो हो रहा है, ये तो बिल्कुल बहुत सही। भी फंडामेंटली फ्लॉड है। और ये अभी से रिगिंग की एक तैयारी, कल भी वोटिंग रिग की गई वहां पे नेशनल असेंबली में, जॉइंट सेशन में। और अब जो जो लाना चाह रहे हैं, मसलन ईवीएम की बात कर लें,
वोटर लिस्ट की बात करें, ये दीज आर अनएक्सेप्टेबल। इन पे तो जब आपका इदारा जो कंडक्ट करता है इंतखाबात, वो कह रहा है ये मुतनाज़े हैं, ये मौजू नहीं है पाकिस्तान के लिए और इनको इस्तेमाल किया जा सकता है रिगिंग के लिए, हैकिंग के लिए, हर चीज़ के लिए, वेदर इट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन। उनका पायलट प्रोजेक्ट भी काम नहीं किया है, उन्होंने कोशिश की है, इस पर बहुत काम हुआ है, लेकिन उन्होंने बहुत पहले कह दिया था ये नहीं मौजू है। बहरतौर इस इलेक्शन के लिए बिल्कुल तो सही। नहीं है वो। तो आप किस बुनियाद पे ये कर रहे हैं और क्यों इतनी उजलत और कौन सी परेशानी है कि आपको सडनली ईवीएम्स चाहिए? ये कोई ज़ाहिर है उनको रास्ता नजर आ रहा है कि अपनी जो घटती हुई साख है और जो इस वक्त उनकी कहाँ वो तो नहीं है, इस वक्त पॉपुलर तो नहीं है, वो भी उनकी मसनूई एक मेजॉरिटी इस वक्त चल रही है और वो जो उनकी साख घटती जा रही है, वो लोगों में उनकी जो एक खास व्यू था पीटीआई का, वो तो टूट गया, चकनाचूर हो गया है, सबने देख लिया है, ना इनसे हुकूमत चल रही है, ना इदारे, ना महंगाई मैनेज हो रही है, ना इक्तिसादी सूरत हाल, ना खाजा। तो अब ये काफी मैं समझती हूँ पाकिस्तान को खतरनाक दोराहे पर ले आए हैं हर तरह से, खासतौर से इक्तिसादी, और अब इसको बिल्कुल ठीक। माफ़ करिएगा शहरी साहबा, यहाँ ब्रेक लेनी है। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम शहरी रहमान साहिबा से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर शहरी रहमान साहिबा से। शहरी साहबा, अभी थोड़ा अरसा पहले ही ये एक टेलीविज़न शो में अटॉर्नी जनरल साहब आए हुए थे और वो इंटरव्यू देते हुए ये दावा कर रहे थे कि जो वो सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया था, जिसमें नादरा का बहुत एक्सटेंसिव रोल था, कि वो हुकूमत ने वापस ले लिया है और जो पास किया है वो एक बड़ा सादा सा लॉ है जिसमें सारा इनिशिएटिव या पावर जो है वो चाहे वो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट है, चाहे ईवीएम का इस्तेमाल है, वो सब इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया गया है। मतलब कि ही वॉज मेकिंग इट साउंड कि वो जो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कानून या ड्राफ्ट बना था उसको हुकूमत ने वापस ले लिया है और जो पास किया गया है वो इतना इशू बड़ा नहीं होगा और ना ही उससे कोई बहुत जल्दी ही वो, जैसे वो कह रहे थे बकौल, इफ़ आई रिमेंबर द कोट करेक्टली, उन्होंने कहा ये पहला कदम है। तो क्या आप लोग जो आज बैठे हैं, आप लोगों ने भी ऑब्वियसली जो पास हुआ है ड्राफ्ट उस पर बात की होगी, आपके ख्याल में भी ये सूरत हाल ऐसी ही है? देखिए आरिफा, बहुत कुछ कल बुलडोन हुआ है। हमें इनिशियली कहा गया था कि ये सारी बातें, खास तौर से जो बिल्स हम मुतनाज़ा समझते हैं, ये एक कंसेंसस से, जाहिर है पार्लियामान कमेटियों में ही काम करता है, कोई एक्स्ट्रा मुज़ाकराती अमल तो नहीं हो सकता। कमेटी बना के आप उसमें फिर अपनी कमिटीज़ के पास तो पावर्स बहुत होते हैं, वो बुला सकते हैं एक्सपर्ट्स को वगैरह, हर चीज़ कर सकते हैं, स्पेशल इन्विटीज हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो कमेटी बना के स्पीकर ने जो कम से कम महीना, 2 महीना, 3 महीने लगाती, इतने उसमें कवानीन हैं टू कंसिडर कि ये तो होना था। अगर रोज भी सिटिंग करते तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन मुझे नहीं समझ आया इनकी उजलत क्या थी। यही उजलत थी कि बुलडोज करने की और टाइमिंग की भी, कि बहुत इनसिक्योर हो गए हैं और मकबूलियत इनकी बिल्कुल जो पीछे घटती चली जा रही है और उन्होंने बस कुछ करना था अपना सियासी मुस्तकबिल और ये एक मसनूई मेजॉरिटी को सिक्योर करने के लिए उन्होंने ये बुलडोज करना था। अब जो दूसरा मुसवदा है कानून का, इलेक्शन एक्ट का, वो पता नहीं क्यों इन्होंने हमसे डिस्कस नहीं किया विथड्रॉ करने का। इनके अपने ही मकासद होंगे, ये कोई इन्होंने किसी और को सेटिस्फाई करने नहीं किया है। मसला ये है कि हमने उनसे ईवीएम्स पर वाज़े तौर पर बात की हुई थी, ओवरसीज पर भी हमने बिल्कुल कहा था कि देखिए वो हमारे रेमिटेंस भेजते हैं और सब वो हमारे बिल्कुल सर का ताज हैं, लेकिन ये इसके तरीक़ेकार बनाने होते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यहाँ बैठी हैं और पेरिस में वोट डल रहा है और फिर सिबी से निकल रहा है, दैट्स नॉट पॉसिबल।
इसके ना सिर्फ तरीकेकार मगर इसकी कंस्टिट्यूएंसी, इसकी डीलिमिटेशंस, कौन कहाँ वोट कर रहा है और किधर जवाबदेह है, ये सारी बातें पाकिस्तान के फैसले बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान में होने हैं। आपका पाइप रोज फटता है, आपकी बिजली बंद होती है, आपका मीटर रीडिंग के लिए कुछ आता है, बिल कुछ और आता है, फ्यूल आपके प्रॉब्लम्स है, पानी का प्रॉब्लम है, हर चीज का प्रॉब्लम है। वो जी पेरिस में तो नहीं हो रहा ना, वो कैलिफोर्निया में भी नहीं हो रहा। तो शरी साहबा, क्या ये इलेक्शन कमीशन ही फैसला नहीं करेगा कि किस तरह वोटिंग होनी है, कंस्टिट्यूंसी में होगी, जैसे आप कह रही हैं कि पेरिस में वोट डालो और निकले किसी कंस्टिट्यूंसी में, तो ये ईसीपी नहीं फैसला करेगा? इलेक्शन कमीशन एक हद तक फैसले कर लेता है, लेकिन उनको भी आपने बिल्कुल कमेटियों में तो उन्होंने गाली गलोच का निशाना बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन को तो इनके जिन लोगों ने बदकलामी की है आईनी इदारे के साथ, अब तक तो इनकी मेंबरशिप अंडर क्वेश्चन होनी चाहिए जी, सस्पेंड होनी चाहिए। मगर एक तरह से कंटेम्प्ट ही होता है ना, वो कानून में, आइन में प्रोटेक्टेड इदारा है। खैर दूसरी बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन को तो हम लोग बहुत सारी जिंदगी चैलेंज कर चुके हैं, लेकिन कभी गाली गलोच का हदफ नहीं बनाया है। दूसरी बात ये कि जब भी आप अगर ये कह दी गई है बात, इलेक्शन कमीशन के मुंह से कह दी गई है, जॉइंट ऑपोजिशन एक पार्टी भी मुतनाजा कर दे, तो आपको हमेशा से होता है, एक सारी दुनिया में, हिंदुस्तान ले लें, कहीं भी ले लें, साउथ एशिया भी ले लें, कि जब वो एक पार्टी भी कह दे 100 में से कि जी हमें ये इलेक्शन लॉ या तरमीम जो है हमें ये पसंद नहीं, हमारा इस पर ऑब्जेक्शन है, हमें इस पर कुछ और पेशरफ करनी है, वो करनी पड़ती है, इलेक्शन कमीशन करते हैं सारी दुनिया में। यहाँ ये इलेक्शन कमीशन के लिए कानून ऑलरेडी बना रहे हैं, ये फ्रेमवर्क बना चुके हैं। ईवीएम का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन की नहीं चॉइस है, उन्होंने इसके बारे में वाज़ेह तौर पर कहा। जर्मनी भी मुस्तरद हो गई। टेक्नोलॉजी का कहां से मामला आ गया भाई? जब टेक्नोलॉजी, जर्मनी कोई टेक्नोलॉजी में कमजोर है? आप है टेक्नोलॉजी में कमजोर। कि उन्होंने मुस्तरद किया है, कि उन्होंने साहब अभी रनिंग आउट ऑफ टाइम, माफ करिएगा, आपसे बस आखिरी सवाल ये पूछना था कि अब क्या सचमुच ऑपोजिशन ने ये फैसला कर लिया है इसको चैलेंज करने का सुप्रीम कोर्ट में कवानीन को? क्योंकि आज ही ट्रिब्यून में एक स्टोरी छपी जिसमें कुछ लॉयर्स जो थे वो ये कह रहे थे कि उसमें ये भी रिस्क होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुकूमत के हक में आ गया तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा कानून के बारे में। जी बिल्कुल, ये हमेशा एक सोच भी होती है और एक कदगन भी होती है। और वैसे भी देखिए, हम तो पीपल्स पार्टी में समझते हैं कि पार्लियामान के फैसले पहली तौर पर तो पार्लियामान में ही होने चाहिए, लेकिन जब पार्लियामान को भी आप मफलूज कर देते हैं और इस तरह के पार्लियामानी जराइम का हिस्सा बना देते हैं, ये जुर्म ही है जो हुआ है, तो फिर आपको कहीं तो आपको सोचना पड़ता है किस फोरम पर जाएं, किस फोरम का दरवाजा खटखटाएं। बिकॉज इस तरह जो तोड़ दिया जा रहा है सिस्टम को, जो बचा कुचा पार्लियामानी सिस्टम था उसको भी तोड़ मरोड़ के आपने एक तरफ फेंक दिया, तो पार्लियामेंट अपने आप को किस तरह तकवीयत दे, जमहूरियत को किस तरह तकवीयत दे, कवानीन को किस तरह रिफॉर्म करे जी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो हमारी पार्टियों को मिल बैठ के अगले हफ्तों में सोचना होगा। लेकिन अदालत से बिल्कुल ये एक बात होती है, अदालत जाना, लेकिन अदालत कभी कभी कोई ऑप्शन नहीं होता कि अदालत ना, बंदा अदालत ही जाए, फिर क्या करे। बहुत बहुत शुक्रिया शरी साहिबा आपसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आज टीएलपी के रहनुमा हैं उनको छोड़ दिया गया है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह की रिहाई का। टीएलपी तर्जुमान के मुताबिक आज उनके जो सरबराह हैं साद रिजवी, उनको हुकूमती नज़रबंदी से रिहाई मिल गई है। महकमा दाखिला पंजाब के जो अहकामात थे उनके तहत साद रिजवी को पहली मरतबा अप्रैल 2021 में 1 माह के लिए बंद किया गया था और इसी दौरान उनका नाम 4th स्केड्यूल में भी शामिल किया गया था।
31 अक्टूबर को वफाकी हुकूमत और TLP के दरमियान एक मुआहदा हुआ, उसको पब्लिक तो नहीं किया गया, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो भी शरायत थी या टर्म्स थी वो सामने आ रही हैं। लगता यही है कि इस माहदे के नीचे TLP के नाम के सामने से जो कलअदम है उसको करार दिया था हुकूमत ने, वो फैसला वापस लिया गया है। उसके कारकुनों का नाम 4th शेड्यूल से निकाला गया है और साद रिजवी की रिहाई भी इसी माहदे की एक शर्त थी। और इसी के बाद जो TLP का धरना था पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वो ख़त्म हुआ। आज होने वाली साद रिजवी की जो रिहाई है ये भी उसी का एक हिस्सा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने आज भी इसी मौजू के हवाले से हम कह सकते हैं गुफ्तगू की, और उन्होंने वहाँ ये एतराफ़ किया कि TLP के मामले के ऊपर रियासत को पीछे हटना पड़ा है, और उन्होंने ये भी कहा कि रियासत जो है इंतहा पसंदी से निमटने के लिए तैयार नहीं है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद इम्तियाज़ गुल साहब, ये एक सीनियर तज्जियाकार हैं। वेलकम टू द शो सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, अब क्या कहें, जैसे कि उस वक्त सब कह रहे थे कि मुआहदा हुआ है तो साफ जाहिर है इसकी शराइत अगर सीक्रेट रखी भी गई हैं तो सामने आ जाएंगी, तो लग यही रहा है कि आज की ये जो रिहाई भी है ये उसी का हिस्सा था। नहीं, ज़ाहिर है इसमें तो अब कोई शक नहीं रह गया था कि जब हुकूमत ने एक स्टेप बैक किया तो उसमें ज़ाहिर था कि कुछ ना कुछ आप कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे काम होगा, और उसमें साद रिजवी को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, आपने सीक्वेंस किया है वाक़यात को। पहले उनके कोई 578 के करीब लोग थे, उनको छोड़ दिया, उनकी FIR ख़त्म कर दी गई, उनको 4th शेड्यूल से निकाल दिया गया, अब इनका नाम भी निकाल दिया गया है। तो वो जो कहा था मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कि अब हम देखेंगे, एक्शन होगा लेकिन मरहलावार होगा, तो ये उस मरहलावार जो एक्शन प्लान था उसका शायद ये हाई पॉइंट था कि अब साद रिजवी को भी रिहा कर दिया गया है। और इस लिहाज से बड़ी अफसोसनाक बात है कि पे दर पे पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारे इस नौइयत के वाक़यात हो जाते हैं, उसके बाद आप पसपा होने पे मजबूर हो जाते हैं। जो फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि हुकूमत पसपा हुई है या रियासत पाकिस्तान पसपा हुई है, और पहली मरतबा नहीं, ऐसे पहले भी बहुत मरतबा हो चुका है, और इस पे हम बतौर पाकिस्तानी जितना भी अफसोस करें कम है। इम्तियाज़ साहब, बट ऑब्वियसली आज फवाद चौधरी साहब ने भी इसी हवाले से बात की। आई थिंक वही सवाल शायद ये है कि हम जितना मर्जी कर लें, अब डिस्कस कर लें कि साद रिजवी को छोड़ दिया है, नहीं छोड़ना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, मगर ये बहुत एक वन साइडेड सा मुआहिदा लगता है, वन कैन कॉल इट दैट, कि उन्होंने मतलब कि अगर आप एक तंजीम को देखें उन्होंने सिर्फ अपना धरना ख़त्म किया और उसके एक्सचेंज में रियासत ने बेसिकली मतलब कि जो रिट ऑफ द स्टेट का हम जिक्र करते हैं उसको सैक्रिफाइस कर दिया। और जैसे कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान का आपने जिक्र किया कि जी एक वर्बल कमिटमेंट भी है कि अब ये तंजीम जो है ये उस तरह का जो एहतजाज है या उस तरह का तशद्दुद है वो नहीं करेगी। दैट्स इट। तो जाहिर है अगर मतलब एहतजाज या ताकत का इस्तेमाल वो रियासत की सवाबदीद है आइन के मुताबिक, और उन्होंने अगर इसकी कमिटमेंट दे दी है तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि आइंदा ये नहीं होगा। लेकिन आरफा एक, और अगर हुआ तो जाहिर है फिर एक और मुआहदा होगा। उसमें देखें अब क्योंकि जब आप एक दफ़े खुद ही मिनिस्टर्स कह रहे हैं और हुकूमत कह रही है, और उसके बाद मतलब कि हमें खबरें भी हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने भी कहा कि जी बड़ा मसला हो जाएगा अगर इस तरह करेंगे, तो फिर आप खुद ही उन लोगों को कह रहे हैं कि अगली दफ़े भी करोगे तो जैसे आप कह रहे हैं मुआहदा ही होगा, वी विल नॉट जी। उसमें देखें हमें अगर 10 साल पहले 15 साल पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, लाल मस्जिद का ऑपरेशन 10 जुलाई को हुआ था। उससे एक दिन पहले तक तमाम मीडिया के लोग, सियासतदान कहते रहे जनरल परवेज़ मुशर्रफ से, और उसके बहुत सारे गवाह आज भी मौजूद हैं कि आप इन लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें, हम आपके साथ हैं। जिस दिन ऑपरेशन हो गया उसमें हलाकतें भी हो गई, उसके बाद से सारा मीडिया, सारे सियासतदान वो पीछे पड़ गए कि आपने ये क्यों किया। इस मौजूदा सूरत हाल में भी जब चंद हज़ार लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया था, अब चॉइस क्या थी? अब आप देखें एक सोशियोलॉजिस्ट के तौर पे आप देखें आपके पास चॉइस क्या है कि वो 3-4 हज़ार लोग हैं, वो मरने मारने पे तुले हुए हैं, उन पे अगर फायरिंग हो जाती, 30-40 फारिग हो जाते उस फायरिंग में,
फिर हुकूमत ने क्या करना था? हुकूमत के क्या मीडिया वाले फिर उस पर खामोश रहते? नहीं, वो तो इम्तियाज़ साहब ठीक है, बट मेरा तो फिर ये सवाल है कि जो वो लोग हैं जो ये मुजाहिरा कर रहे हैं, अगर उनको एक दफ़े ये हमने इतनी क्लियरली कह दिया है कि हम घबराते हैं या रियासत इस बात से घबराती है, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है टू स्टिक टू दिस वर्बल कमिटमेंट कि वो अगली दफ़े ना करें? क्योंकि अब तो हम सबको ही मालूम है, उनको भी मालूम है कि रियासत वो जो सख्त कदम है वो लेने से नहीं ले सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनकी इस किस्म के तमाम अनासर की हौसला अफजाई होती है, मुस्तकबिल के लिए राहें और मसदूद होती हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के रियासती इदारे चाहें तो इस नौयत के वाक़यात से बचा भी जा सकता है। ये किन हालात में क्यों कर हुआ ये सारा कुछ, इस पे तारीख़ मुअर्रिख़ लिखेगा इसके ऊपर। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे बहुत सारे लोगों को हौसला अफजाई होगी और आइंदा कोई ना कोई ग्रुप किसी न किसी सूरत में उठ के सड़क बंद कर देगा और कहेगा मेरे साथ आके मुआहदा कर ले। और क्या इसका हल हमारे पास सिर्फ वही है जो अब फवाद चौधरी साहब का भी हम आपको साउंड बाइट भी सुनवा रहे थे कि लॉन्ग टर्म है कि अब तालीमी इदारों के अंदर ही मसाइल या करिकुलम हम ठीक करेंगे जिसके ऊपर हो सकता है कि 1-2 जनरेशन लग जाएं तो ही इस मसले को हम हल कर सकते हैं? इसके अलावा तो देखें कोई इसका हल नहीं है। आप मुझे बताएं कौन सा सियासतदान अपने कंस्टिट्यूंसी में, अपने हलके में मुतल्लिका मौलवी साहब मदरसे में जाके उनको चैलेंज कर सकता है? कौन सा ASI SHO जो है जाके मदारिस मसाजिद में जाके उनको चैलेंज कर सकता है? हमारे मुल्क के अंदर एक मुनाफकत का भी एलिमेंट है, यानी सियासतदान, हमारे पुलिस वाले, वो दूसरों पे उंगली उठाते हैं, दूसरे उन पे उंगली उठाते हैं। कोई भी उन लोगों, अगर ये लोग गलत काम कर रहे हैं मेंबर पे बैठ के या मदरसे में बैठ के, उसको चैलेंज नहीं करता है। ये ख़ुद मुझे तजुर्बा है, चाहे वो सियासतदान पंजाब असम्बली के अरकान थे या कौमी असम्बली के अरकान थे, कोई सिर्फ अपने वोट बचाने की खातिर इस नौयत का काम नहीं करना चाहता जिससे वो समझते हैं कि उनके वोट ख़राब होंगे। अगले 6 महीने में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या ये खदशा है कि दोबारा इस तंजीम का कोई हमें धरना देखने को मिले? अल्लाह करे कि ना हो, और मेरा ख्याल है कि अब आइंदा नहीं होगा। यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ दैट? आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। कम से कम ये तंजीम नहीं करेगी, हो सके कोई और तंजीम आ जाए जो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे नाजिम जोखियो कत्ल केस के हवाले से जो एक अहम पेशरफ्त हुई है। चंद हफ्ते कबल एक मुकामी एक्टिविस्ट और सहाफ़ी नाजिम जोखियो की तरफ से PPP के MPA जाम अवैस और उनके जो गैर मुल्की मेहमान थे उनके शिकार खेलने की जो वीडियो थी उसका वाक़या सामने आया था। नाजिम जोखियो के भाई के मुताबिक उन्होंने जब ये वीडियो बनाई और वायरल की उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया और नाजिम की लाश कराची के करीब जो इलाका है मलीर मेमन गोट के वहाँ से मिली। नाजिम जोखियो कत्ल केस में PPP के MPA जाम अवैस और MNA जाम अब्दुल करीम समेत 10 से ज़ायद मुल्ज़िमान को नामज़द किया गया था और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थीं। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज इस केस में जो एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि नाजिम जोखियो के भाई अफजल जोखियो जो वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और उन्होंने ये बयान दिया कि इस कत्ल केस में नामजद MNA जाम अब्दुल करीम का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए उनका नाम इस केस से खारिज कर दिया जाए। इसके बाद नाजिम जोखियो की जो अहलिया हैं उनका एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अफजल जोखियो पर दबाव डाला गया है। इसके बाद उसने जो जाम अब्दुल करीम है उसका नाम वापस लेने का कहा। ये जो सारा मामला है इस पे बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं इमरान हफीज़ साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ कराची। वेलकम टू द शो इमरान साहब जी। ये जो सारा मामला आज का हुआ है सर कि उन्होंने बयान वापस लिया, फिर अहलिया का बयान वापस के सामने आया, क्या तफसील आपके पास मौजूद है इस हवाले से? देखिए आरफा, ये जो केस है नाजिम जोखियो केस, ये हर दूसरे दिन और एक दिन बाद जो है वो इसके अंदर नई डेवलपमेंट आ रही है, ट्विस्ट आ रहा है जिसको आप एक नया मोड़ कह सकते हैं। आज जो है वो 2 चीज़ें इसके अंदर सामने आई हैं।
जो मुद्दई मुकदमा जो नादिम जोखियों का भाई अफजल जोखियो, इसने पहले जो है वो दरख्वास्त दी थी कि मुकदमे के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी यानी कि 780A की को शामिल किया जाए, लेकिन आज जो है वो उसने दरख्वास्त जो है वो 780A की वो वापस ले ली। और इसके अलावा उसने ये भी कहा कि मकसद जो पुरानी जो तहकीकाती कमेटी थी उसने जो गिरफ़्तार जाम उवैस हैं उसके बड़े भाई जाम अब्दुल करीम को भी और समेत जो है वह तकरीबन 20 के करीब जो मुश्तबा अफराद हैं उनको शामिल तफ्तीश किया था। जाम अब्दुल करीम ने जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत तो हासिल कर ली थी, जिसके बाद आज जो है वो उसने जो अफजल जोखियों ने एक बयान जो 164 जिसकी खासी अहमियत होती है इस केस के अंदर, उसको जो उस बयान के अंदर अब्दुल करीम को क्लीन चिट दी। उसके बाद एक नया जो है वो रुख सामने आ गया। अब उसकी जो नादिम जोखियों की बेवा है उसने अपना वीडियो बयान उसने रिकॉर्ड करके दिया है और मुकामी साफ़ी वहाँ पर होते हैं उनको बयान दिया है कि ये जो अफजल जोखियों का जो बयान है ये दबाव में दिया गया है और इसको जो है वो डरा के धमका कर ये बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया है। उसने जो है वो खालिसतन उसने ये भी जो है बावर कराया है कि वो अब्दुल करीम को जो है वो माफ़ नहीं करेगी और अपने जो मतलूबा नताइज हैं अपने इंसाफ के लिए वो हर हद तक जाएगी। इससे पहले जो है वो उन्होंने जो अफजल जोखियो जो मुद्दई हैं इमरान साहब ये बताइएगा कि पुलिस के ऊपर कितना दबाव होगा इस मामले पे, अगर ख़ानदान के ऊपर इतना दबाव हमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने बयान ही वापस ले लिया। हाँ देखिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन आपने राइज़ किया है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर यह है कि पहले जो GIT बनाई गई जो तहकीकाती कमेटी, उसके ऊपर जो अफजल जोखियों ने कहा कि हमें जो इस पे जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इदारा है वो कमेटी नहीं बना दी गई। अभी वो 2 दिन पहले कमेटी बनी है, दोबारा वो तहकीकात का आगाज़ कर रही है, लेकिन ताकत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि जो ये अगर ये ताकत नहीं होती तो ये जो नादिम जोखियो आज ज़िंदा होता, ये वाक़या रूनुमा ही नहीं होता। ये कराची के अंदर ये पहला वाक़या नहीं है, ऐसे कई वाक़े हैं जो बाअसर ख़ानदानों के से ताल्लुक़ रखने वाले सपूत कराची भर के अंदर ऐसे वाक़यात जो हैं वो अंजाम देते रहते हैं। शाहज़ेब मर्डर केस ले लें, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कल भी जो है वह एक लेडी डॉक्टर हैं, उनके साथ एक ज़्यादती का वाक़या पेश आया, उसका FIR भी दर्ज किया। वो भी जो मुल्ज़िम है उसके अंदर जो गिरफ़्तार है वो भी बाअसर सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। अब ये इसमें बैकलॉग्स इसके अंदर बहुत सारे हैं। जो पुरानी तहकीकाती टीम है उसने जो है वो वहाँ पर गैर मुल्कियों की आमद की, ताहाल जो है वो उनको कोई इत्तला नहीं दी गई, क्योंकि गैर मुल्की जब यहाँ पर शिकार के लिए आते हैं तो बाकायदा तौर पर वो एक सिस्टम होता है, वाइल्ड लाइफ को इत्तला दी जाती है, वो तमाम एक क़वाइद और ज़वाबित के तहत आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई इत्तला नहीं है किसी गैर मुल्की की। फिर आया यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि वो गैर मुल्कियों की गाड़ी में कौन था, कौन सवार था, उसका भी रिकॉर्ड नहीं मिल सका। कि क्या इस जी इमरान साहब ये बताएं कि अगर ये भी कानून या रूल्स हैं इस तरह के कि गैर मुल्की अगर शिकार के लिए आते हैं तो इत्तला देनी होती है, तो क्या इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है इस ख़ानदान के ख़िलाफ़? नहीं, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी यहाँ पर एक प्रेजेंस सामने नहीं आई है कि वो गैर मुल्कियों की गाड़ी है, इसमें कौन सवार था, वो मकामी थे या कौन थे, लेकिन गाड़ी से मालूम है। उसका डेटा के लिए उसका जो गाड़ी किसके नाम पे है उसको रजिस्टर करने के लिए जो है उसके रजिस्ट्रेशन या उसके मालिक का मालूम करने के लिए पुलिस ने लेटर लिखे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और ना ये भी आया कि उनकी गाड़ी इस्तेमाल कौन कर रहा था, इसकी भी कोई चीज़ तस्दीक नहीं हुई। और यहाँ पर इतने दिन गुजर गए, अभी तक पुलिस ये भी नहीं मालूम कर पाई कि किसकी गाड़ी थी और कौन इस्तेमाल कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें, ये तो कुछ अजीब सी बात नहीं है। अब ताकतवर होने का आप अंदाज़ा इससे खुद लगा लें कि जो आपने सवाल किया था वो जवाब आप खुद ही दे रही हैं कि मकसद यहाँ पर क्या है। ताकत जो है मकसद किस तरीके हद तक है कि अब चीज़ें उनको नहीं मिल रही है, पुलिस को प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, शवाहिद नहीं मिलेंगे तो जो है चालान कैसे पेश होगा, तमाम चीज़ें कैसे खुल के सामने आएगी, मुल्ज़िम कौन है, मुजरिम कौन है, उसको कैसे करार दिया जाएगा, कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं आप इसके अंदर जब तक शवाहिद पूरे नहीं होंगे। तो ऐसे केसेस जो हैं वो इसके अलावा कौन से शवाहिद हैं जिनकी तलाश पुलिस को अभी भी है? सॉरी, सवाल ज़रा दोबारा। मैंने कहा इसके अलावा ये गाड़ी वाला जो आपने वाक़या बताया, इसके अलावा कौन से ऐसे शवाहिद हैं जिनकी पुलिस को अभी भी तलाश है? देखिए, गाड़ी के अंदर कौन सवार था, गैर मुल्कियों की गाड़ी कौन इस्तेमाल कर रहा था, कि उमूमन जो गैर मुल्की आते हैं बाकायदा ये इनका परमिट होता है शिकार का,
जब वो आते हैं वो अपनी गाड़ियों के अंदर यहाँ पर आते हैं और जाते हुए गाड़ी लेके नहीं जाते, अपने मुलाजमीन को दे के चले जाते हैं। यहाँ पर जैसे उनका कोई रेस्ट हाउस होता है जहाँ पर वो क़याम करते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं, वो जैसे ही आते हैं और वो गाड़ियाँ अपनी इस्तेमाल करते हैं। बाकी जब उनके चले जाने के बाद उनके मुलाजमीन जो होते हैं उनके पास गाड़ी जो है ज़ेर इस्तेमाल होती है। लेकिन अभी तक इस चीज़ की कोई शवाहिद नहीं मिले कि उस गाड़ी के अंदर कौन था, कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी है, गाड़ी किसके नाम पर थी वो भी अभी तक नहीं मिल सका है। और ना यही है, ये भी चीज़ सामने नहीं आ सकी है कि कोई गैर मुल्की शिकार के लिए आया था या नहीं आया था। ये बैकलॉग्स हैं और ऐसे केसेस जो हैं वो अमूमन हमने अभी तक जो है वो सर्द खाने की नज़र होते हुए ही देखा है, क्योंकि शवाहिद को जब मैनिपुलेट कर देते हैं आप, शवाहिद नहीं मिलते, तो किसको आप मुल्ज़िम और किसी को मुजरिम से ठहराएंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन आज के लिए बस इतना। बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।